हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दंड शास्त्र परंपरा डैश से जुड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य से। दंड शास्त्र परंपरा का अर्थ है वह परंपरा जिसमें राजनीति, न्याय और शासन के सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन, विकास और प्रचलन से होता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तीक्ष्ण, उत्साही, व्यसनी तथा दुर्ग आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रु को गढ़ पुरुष शस्त्र अग्नि द्वारा मार डालें। इस प्रकार शत्रु के द्वारा किए जाने वाले अपकार हेतु उसे आक्रांत करने के लिए जिन उपायों का आश्रय लिया जाता है उसे दंडोपाय कहते हैं। अगला प्रश्न है, पड़ुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकारों के कानूनों की बात करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पड़ुआ के मार्सिलियस 14वीं सदी के प्रभावशाली राजनीतिक चिंतक थे जो पॉप के प्राधिकरण को चुनौती देते राजनीति का लौकिकीकरण का समर्थन करते हैं। पड़ुआ के मार्सिलियस दो प्रकार के कानूनों की बात करते हैं, दिव्य कानून और मानव कानून। अगला प्रश्न है, यहाँ चर्चा किए जाने वाले व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद, दार्शनिक, इतिहासकार तथा उपन्यासकार थे। ये फ्रांस में प्रबुद्धता के युग के प्रभावी और प्रख्यात प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख योगदान था। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक है जिसे दुनिया भर में कई संविधानों में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, पूंजी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है। जॉन लॉक और एडम स्मिथ को उदारवाद का बौद्धिक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोडेन। बहुलवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो मानता है कि राज्य की सार्वभौमिकता के विचार को कमजोर किया। यह विचारधारा परंपरागत संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन करते हैं। ये मानते हैं कि इनका अभ्यास निर्णय निर्माताओं को ऐसे समाधानों पर बातचीत करने के लिए प्रेरित करेगा जो पूरे समाज के साझा हित में योगदान देंगे। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य न तो सर्वश्रेष्ठ व संप्रभु है और न ही कानून उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। कुछ बहुलवादी विचारक हैं लॉस्की, मैकाइवर, फिग्गिस,
गिरियक, मैटलैंड, डिग्विट, क्रेव, लिंडले, अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी. कोल इत्यादि। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द रिपब्लिक। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉज, मीनो, द सिंपोजियम, अपोलॉजी, फाइडो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एनिमल फॉर्म। अगला प्रश्न है, राजव्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य को। राजव्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट कौटिल्य को माना जाता है, क्योंकि हॉब्स के समझौते द्वारा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की है। वैसे ही कौटिल्य ने राज्य के स्वरूप को पूर्ण प्राधिकार के रूप में राजा को अधिकृत दिया है, जो कि राजा से न केवल उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और अराजक प्रवृत्ति वाले लोगों को दंडित करने की अपेक्षा की गई है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भी अपेक्षा की गई है। कौटिल्य ने अपनी प्रमुख कृति अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति, धर्म, सेना, विदेश नीति, करारोपण, श्रमिक और अन्य पहलुओं पर विचार किया है। अगला प्रश्न है, डैश ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया, क्योंकि कौटिल्य का मुख्य बल राज्य के अस्थायित्व पर था। फिर भी उनका राज्य संरचनात्मक होने के साथ साथ विकासात्मक व वितरणात्मक भी है। वितरण संबंधी न्याय के तहत वे अतिरिक्त वस्तुओं को योग्य लोगों के वितरण की सिफारिश करते हैं। हालांकि कौटिल्य राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था का समर्थक है, पर उसने अर्थशास्त्र में गणतंत्रों की विशेषताएं व कमियां भी बताई हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुकरात। सुकरात महान यूनानी दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान था। अगला प्रश्न है, संप्रभु राष्ट्र राज व्यवस्था क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। संप्रभु राष्ट्र राज व्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। अर्थात एक राज्य होता है जिसका स्वतंत्रता के साथ सह अस्तित्व होता है। वह अपने प्रशासनिक प्रबंधन में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकता है और किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं रहता है। संप्रभु राज्य संपन्न व संगठित होते हैं। उनके निवासियों में एकता की भावना होती है। अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक राष्ट्र राज्य जो बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार रखते हैं उन्हें संप्रभु राष्ट्र कहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरस।
महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्राइगवली थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का मतलब है कि किसी राष्ट्र को अपने आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त और सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति और कौशल का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित विदेश नीति का आधार बनते हैं और राष्ट्रों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित अलग अलग समय और परिस्थितियों में बदलते रहते हैं और उनका निर्धारण राज्य के नेतृत्व और नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। राष्ट्रीय हित की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के साथ शुरू हुई। इससे पहले राज्य की इच्छा या राजवंश के हित शब्दावली थी। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रमुख अवधारणा है। किसी देश की राजनीतिक हित, सुरक्षा हित, आर्थिक हित, सांस्कृतिक हित और अन्य हित इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यथार्थवाद या रियलिज्म। यथार्थवाद राज्य केंद्रित विचारधारा है तथा यह विचारधारा राष्ट्रीय हित को सर्वाधिक महत्व देता है। राज्य की सुरक्षा उसका स्वयं का दायित्व है, जो कि शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। अगला प्रश्न है, विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। विदेश नीति का अर्थ है किसी राष्ट्र की वह नीति जो वह अपने हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने और प्रभावित करने के लिए बनाता है। विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था और व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को समझने के लिए राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित की संकल्पनाओं को समझना जरूरी है। राष्ट्रों के व्यवहार को निर्धारित करने में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की अहम भूमिका होती है। इसे हम किसी राष्ट्र की विदेश नीति, उसके उद्देश्य, लक्ष्यों और व्यावसायिक आचरण के रूप में समझ सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति कई प्रकार के तत्वों और कारकों जैसे अर्थव्यवस्था और व्यापार, जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। किसी शक्तिशाली, संपन्न व उन्नत देश को किसी कमजोर व पिछड़े देशों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा को साम्राज्यवाद कहा जाता है। अर्थात साम्राज्यवाद का अर्थ है किसी राष्ट्र की शक्ति या शासन को किसी अन्य राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर थोपना और उपनिवेश स्थापित करना।
अगला प्रश्न है, अलगाववाद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक विदेश नीति का दृष्टिकोण की वकालत करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अलगाववाद किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल होने से बचने और अन्य देशों के साथ गठबंधन से बचने की विदेश नीति को संदर्भित करता है। यह अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने और घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति है। अलगाववाद कई कारणों से प्रेरित हो सकता है, जैसे उलझते गठबंधनों से बचने की इच्छा, घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, या यह विश्वास कि देश अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शामिल हुए बिना भी सुरक्षित रह सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। पैक्स या पैक्स रोमाना एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोम की शांति। इसका संदर्भ रोम के साम्राज्य के दौरान उसके अधीन राज्यों में शांति और स्थिरता का है, जो रोम की सैनिक शक्ति और नियंत्रण के कारण संभव थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। चीन के मध्य साम्राज्य परिसर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रूमैन सिद्धांत। शीत युद्ध के दौरान ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिससे दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस एवं तुर्की की अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले NAM में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बांडुंग सम्मेलन के मूल सिद्धांत राजनीतिक आत्मनिर्णय, संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और समानता के थे। ये मुद्दे सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों के लिए केंद्रीय महत्व के थे, जिसमें से अधिकांश हाल ही में औपनिवेशिक शासन से उभरे थे। इन लक्ष्यों में आर्थिक और आत्मनिर्णय का सिद्धांत, नस्लीय भेदभाव जहाँ कहीं भी हो उसे समाप्त करने का आह्वान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व को दोहराना शामिल है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्नार्ड बारूक। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि को कहा जाता है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एच बारूच ने दक्षिणी कैरोलिना विधानमंडल में भाषण में किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है और यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है, तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि सभी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी-कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है: पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय संचलन, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 साल के लिए। सुरक्षा परिषद के वर्तमान समय में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। वर्ष 1963 में चार्टर का संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है तथा तत्काल बाद पुनः सदस्यता नहीं मिलती है। भारत अब तक 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर एक समयावधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऐसे उदाहरण जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं, जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करते हैं, वे हैं उत्पादन आवृत्ति में सुधार, वितरण या श्रृंखला नेटवर्क की उन्नति, तकनीकी उन्नयन। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया में 11 देश आते हैं और यहाँ सैकड़ों से अधिक भाषाएं बोली जाने के साथ यह क्षेत्र कई धर्मों का घर है। दक्षिण पूर्व एशिया के धर्मों में आज सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है। दक्षिण पूर्व में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म प्राचीन मंदिरों में बुद्ध और भारतीय देवताओं की मूर्तियों के साथ 5वीं शताब्दी के हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी लाओस, वियतनाम और कंबोडिया से लेकर दक्षिणी थाईलैंड और पश्चिमी बर्मा में महत्वपूर्ण आबादी वाले लगभग हर मुख्य भूमि वाले देशों में पाए जा सकते हैं। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया ने। परमाणु अप्रसार संधि NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1970 में लागू हुई।
वर्तमान में यह 190 सदस्य देशों में लागू है। यह परमाणु हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु एक बहुपक्षीय संधि में एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की थी परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जे भाभा ने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी न केवल बिजली उद्योग में बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक उपयोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, इष्टतम टैरिफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इष्टतम टैरिफ की अवधारणा बड़े देशों की चिंता करती है जो विभिन्न वस्तुओं के लिए क्रय शक्ति का थोक ले जाती है। एक सीधी परिभाषा होने के बजाय इष्टतम टैरिफ एक सिद्धांत का अधिक है। अर्थशास्त्रियों ने इष्टतम प्रशुल्क सिद्धांत के अनुसार जो देश आमतौर पर उत्पादों के बड़े शक्तिशाली आयातक है वे उन वस्तुओं की वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने के लिए प्रशुल्क का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल का प्रमाण पत्र। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को मूल का प्रमाण पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओबनिंस्क, रूस में। पहली बार परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गर्मी का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रायोगिक ब्रीडर रिएक्टर में किया गया था। 1954 में पावर ग्रिड के लिए बिजली उत्पन्न करने वाली दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन ओबनिंस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस में परिचालन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉस्की। लॉस्की एक प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षक और ब्रिटिश लेबर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। उनकी पुस्तक ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में प्रसिद्ध उद्धरण है कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड महान। अमेरिकी राष्ट्रपति अल्फ्रेड महान ने 1890 में अपनी पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री में कहा है कि जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा। इसका तात्पर्य है कि हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो एशिया के कई विकासशील और प्रभावशाली देशों को जोड़ता है। इस समुद्री मार्ग का नियंत्रण करने वाला देश समुद्री परिवहन, संचार, सुरक्षा, संसाधनों के प्रति पहुंच और प्रतिस्पर्धी देशों पर प्रभुत्व को प्रभावित करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम पूर्वी महासागर था। यह नाम 18वीं सदी के मध्य तक प्रयोग में था, जबकि पश्चिमी महासागर का अर्थ अटलांटिक महासागर से होता है। प्रशांत महासागर की करने से पहले पूर्वी महासागर की समुद्री यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण महासागर माना जाता है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पहली बार 1971 में श्रीलंका द्वारा 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना था। प्रस्ताव में हिंद महासागर के समुद्री संचार मार्गों, समुद्री संसाधनों, परमाणु हथियारों, सैन्य उपस्थिति, समुद्री प्रदूषण, समुद्री विज्ञान और प्रकृति संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। यह प्रस्ताव को 1971 को पारित किया गया, परंतु 1982 में समुद्री कानून संधि के प्रतिबंधों के कारण इसे पूरी तरह से लागू करने में असमर्थता हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।